हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम 9th क्लास की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक इलेक्शंस क्या होते हैं, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक मानने के क्या आधार होते हैं, फाइनली हम इंडियन इलेक्शन सिस्टम्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही शानदार एनिमेशन और विजुअल की हेल्प से पढ़ेंगे, जिससे चैप्टर को हम इजीली समझ सकेंगे। सो फ्रेंड्स, चैप्टर की शुरुआत होती है हरियाणा से। 1987 में हरियाणा में इलेक्शंस हो रहे थे। 1982 तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी। फिर हरियाणा में चौधरी देवीलाल, जो कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन लीडर्स थे, उन्होंने न्याय युद्ध यानी स्ट्रगल फॉर जस्टिस मूवमेंट को स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम लोकदल रखा गया। उनकी पार्टी लोकदल ने आगे चलकर और दूसरी अपोजिशन पार्टीज के साथ अलायंस कर लिया, जो कांग्रेस की अपोजिशन पार्टीज थीं। इलेक्शन कैंपेन के टाइम देवीलाल जी ने प्रॉमिस किया कि अगर उनकी पार्टी इन इलेक्शंस में जीतती है तो वो फार्मर्स और छोटे बिजनेसमैन के लोन्स को माफ कर देंगे। कांग्रेस की पॉलिसी से अब लोग खुश नहीं थे और देवीलाल और उनकी गवर्नमेंट कांग्रेस से ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लग रही थी। कॉन्सिक्वेंटली देवीलाल की पार्टी लोकदल इलेक्शन जीत गई, जिसमें वो और उनकी अलायंस पार्टीज ने 90 में से 76 सीटें जीती, जिसमें से लोकदल ने अकेले ही 60 सीट्स जीती थी और बाकी उनकी अलायंस पार्टीज ने 16 सीट्स जीती। इस इलेक्शंस में कांग्रेस सिर्फ 5 सीट्स ही जीत पाई। देवीलाल जी को उनकी पार्टी और अलायंस ने सहमति से चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। थोड़े दिनों के बाद देवीलाल जी की गवर्नमेंट ने लोन्स जो फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन पर थे वो सब खत्म कर दिए। इनकी गवर्नमेंट ने 4 साल तक रूल किया, मगर जब दूसरी बार इलेक्शन हुए तो लोक दल इलेक्शंस में हार गई और कांग्रेस ने इलेक्शन में विजय प्राप्त की और फिर से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस? हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? दोस्तों, डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी होते हैं। अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। वर्ल्ड में 100 से ज्यादा देश अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने यानी इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कराते हैं। एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, क्या इलेक्शन के बगैर भी डेमोक्रेसी हो सकती है या फिर नहीं? इसका इजी सा आंसर है, हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब एक देश के सारे लोग मिलकर एक डिसीजंस लें, लो बनाएं और वो सब काम करें जो हर पॉलिटिशियन करते हैं। तब बिना इलेक्शंस के भी काम चल सकता है, लेकिन ये तरीका किसी छोटी कम्युनिटी के लिए ही एप्रोप्रिएट रहेगा। लेकिन जरा सोचिए, हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन है। बड़ी पॉपुलेशन में इलेक्शन कराना ही एकमात्र सही तरीका है। मींस लोग खुद पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होकर इलेक्शंस के थ्रू अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चुने, जो उनके बिहाफ पर लॉ बनाए और देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को संभालें। इलेक्शंस इसलिए होने चाहिए क्योंकि इलेक्शंस में वोटर्स को बहुत सी चॉइस मिलती है। फर्स्ट, वो उनको चुन सकते हैं जो उनके लिए लॉ बनाएगा। सेकंड, वो चूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कौन मेजर डिसीजंस लेगा। थर्ड, लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज में से बेस्ट पार्टी को चूज कर सकते हैं जिनकी पॉलिसीज उनको सबसे बेस्ट लगती हों। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? तो दोस्तों, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या चीजें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। फर्स्ट, देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मींस हर एक सिटीजन जो 18 इयर्स का है उसको एक वोट देने का राइट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड, हर कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। इट सिंपली मींस फ्री इलेक्शंस कॉन्टेस्ट होनी चाहिए और वोटर्स के पास चॉइस होनी चाहिए। थर्ड, इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स यानी हर कुछ साल बाद होने चाहिए। फोर्थ, वोटर्स ने जिस किसी पार्टी या लीडर्स को चुना है उसे ही चुना जाना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए जिससे वोटर्स पर कोई दबाव ना रहे और वो खुलकर वोट कर सकें। ये सब क्राइटेरियाज हैं जिससे इलेक्शन डेमोक्रेटिक बन सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लेसन के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन?
इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल समझनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में मॉनिटर की सिलेक्शन होने जा रही है। अगर हर एक क्लास स्टूडेंट मॉनिटर बनने के लिए कंपटीशन करता है तो जो जीतेगा वही मॉनिटर बेस्ट होगा। लेकिन क्या हो अगर आपकी क्लास में एक ही स्टूडेंट इलेक्शंस में भाग ले और कोई भी मॉनिटर बनने वाला कंपटीशन में भाग ही ना ले, तो वो एक ही स्टूडेंट मॉनिटर बन पाएगा और इस तरह ये मॉनिटर का इलेक्शन यूजलेस एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि कंपटीशन से बेस्ट का पता लगता है, लेकिन कंपटीशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पॉलिटिकल कंपटीशन से लोगों के बीच एक दरार पैदा हो जाती है, समाज में बंटवारा हो जाता है, पार्टी जीतने के लिए एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगाते हैं, डर्टी ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। इन सब कार्यों की वजह से जो लोग देश के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं वो लोग इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पहले से ही पता था कि ये सब चीजें जरूर होंगी, मगर उन्होंने फ्री कंपटीशन वाला रास्ता अपनाया क्योंकि उनका मानना ये था कि इलेक्शन में कंपटीशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि वोटर्स के पास अपने पॉलिटिकल लीडर्स को चुनने की वाइड चॉइस होनी चाहिए और लीडर्स को भी ये पता होना चाहिए कि उनको हर 5 साल बाद जनता के बीच जाकर अपने कामों का हिसाब देना है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवार्ड मिले, मींस वो दोबारा इलेक्शन जीत सके। अगर अच्छा काम नहीं किया है, जनता उसके विरुद्ध वोट करके उसको हराकर उसको पनिश कर सके। ओके फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर के नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर इलेक्शन सिस्टम को पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि हमारे प्यारे देश इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। एक्चुअली इंडिया में 2 टाइप्स के इलेक्शंस होते हैं। फर्स्ट लोकसभा के लिए, सेकंड विधानसभा के लिए। लोकसभा इलेक्शन सेंट्रल लेवल के होते हैं जो पूरे देश में एक साथ होते हैं, जिसकी मदद से हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को चुन लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्शन विधानसभा इलेक्शंस हैं जो कि स्टेट लेवल के होते हैं, जिसकी मदद से जनता स्टेट गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर को चुन पाती है। लेकिन इन दोनों इलेक्शंस में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों 5 साल में होते हैं। ये इलेक्शन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक साथ होते हैं, इसलिए इनको जनरल इलेक्शंस कहते हैं। कभी कभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी रिप्रेजेंटेटिव की डेथ के कारण या उसके रेजिग्नेशन की वजह से वो पोस्ट खाली हो जाती है, तो उस खाली सीट को एक नए रिप्रेजेंटेटिव देने के लिए एक और इलेक्शन कराया जाता है, जिसे बाय इलेक्शंस कहते हैं। हमारे देश का जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें हम सबसे पहले इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझेंगे। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है एरिया। जैसे लोकसभा इलेक्शंस में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट रखा है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिससे 543 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी कहा जाता है। इसी तरह विधानसभा में अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट्स होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब एक और नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन किया। मतलब हमारी सोसाइटी में जो सोशली बैकवर्ड लोग लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए इलेक्शन में कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। ये सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसलिए शामिल किया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग आगे आ सकें और इलेक्शन लड़ सकें, ना कि सिर्फ कुछ रिच और पावरफुल लोग ही इलेक्शंस लड़ते और जीतते रहें। अकॉर्डिंग टू 2012 रिपोर्ट, लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व की गई हैं। आगे चलकर ये सीट्स का रिजर्वेशन का प्रोविजन लोकल इलेक्शंस लाइक पंचायत और लोकल अर्बन बॉडीज में भी लागू किया गया और विमेंस के लिए भी 1/3 सीट्स लोकल अर्बन बॉडीज में रिजर्व की गई। रिजर्वेशन के पीछे का लॉजिक दोस्तों बस इतना सा है कि पिछड़े लोगों और औरतों को भी मौका मिल सके कि वो देश की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो सके और तरक्की पा सकें।